पप्पू बंदर और सुनैना सांप नाम के भाई बहन थे। वह अपने पापा और मम्मी पल्लवी शेरनी के साथ रहते थे। दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा मस्तीखोर थे और कभी भी अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानते थे। पूरा दिन मस्ती करना, यहाँ से वहाँ कूदना, हल्ला मचाना, बस यही करते थे। दोनों के पेपर अब खत्म हो चुके थे, इसलिए दोनों भाई बहन खुशी से नाचते हुए स्कूल से आते हैं। मम्मी, आज से हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। आज से हमें पूरे 1 महीने की छुट्टी मिल गई है। जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता तब तक स्कूल नहीं खुलेंगे। मम्मी, अब से हम घर पर ही रहकर बहुत मस्ती करेंगे, क्यों है ना सुनैना? हाँ भैया, रोज रोज तो स्कूल जाते ही हैं। अब से घर पर रहकर बहुत मस्ती करेंगे। चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं और उसके बाद खेलेंगे। दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं। पल्लवी अब सोच में पड़ जाती है और मन ही मन कहती है, अब से ये दोनों मेरा सिर दर्द करके रख देंगे। जब ये स्कूल जाते थे तो ये मुझे इतना परेशान कर देते थे। अब तो इनकी छुट्टी पड़ गई है, अब तो ये पूरा घर सर पर उठा लेंगे। हे भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। इतना कहकर वे जैसे ही अंदर जाती है, मम्मी अब खाना दे दो, हम दोनों को बहुत जोर से भूख लगी है, उसके बाद हमें खेलना भी है। तभी पप्पू पीछे से सुनैना सांप की पूंछ को पकड़कर खींचता है। मम्मी, ये मेरी पूंछ को खींच रहा है पीछे से। नहीं मम्मी, मैं नहीं खींच रहा था, बल्कि मैं तो इसकी पूंछ को सीधा कर रहा था। बच्चों, तुम दोनों की छुट्टी पड़ चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मस्ती करोगे। खाना खाओ और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। पर मम्मी, हमारी छुट्टी पड़ी है तो हम पढ़ाई क्यों करें? क्योंकि पढ़ना जरूरी है और चाहे छुट्टी हो या ना हो, हमें रोज पढ़ना चाहिए। तभी अंदर से निकलते हुए उनके पापा भोलू बाग आते हैं। अरे तुम बच्चों पर क्यों गुस्सा कर रही हो? छुट्टी मिली है तो मस्ती तो करेंगे ही ना बच्चे। बस पापा के ऐसा कहते ही दोनों खुशी से गाने लगे और टेबल पर ढोलक बजाकर दिखाने लगे। चिंता त चिता चिता चिंता त चिंता त चिता चिता चिंता त। तुम दोनों शोर मचाना बंद करोगे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, समझे ना? तुम दोनों यहाँ रुकते हो ना, पूरा दिन हल्ला मचाते हो, लड़ाई झगड़ा करते रहते हो बस। अरे तुम दोनों ढोलक तो बहुत अच्छी बजाते हो। चलो मैं तुम्हें उस्ताद अशोक जी के पास ले चलता हूँ, वे तुम्हें अच्छी ढोलक बजाना सिखा देंगे। हाँ, ले जाइए इन्हें, कम से कम घर में तो शांति बनी रहेगी। भोलू दोनों बच्चों को अशोक बारासिंगा के पास ले जाता है। वह एक कलाकार थे और उन्हें ढोलक का बहुत अच्छा ज्ञान था। दोनों बच्चे अब अशोक के पास ढोलक सीखने लगते हैं। तभी अशोक भोलू के पास आता है और उन्हें कहता है, पप्पू तो बहुत अच्छी ढोलक बजा लेता है, वह तो बीट को भी बहुत जल्दी पकड़ लेता है, मगर सुनैना को अभी ठीक से बजाने भी नहीं आती। बीट को पकड़ने में भी काफी टाइम लगेगा, मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं दोनों को सिखा दूंगा। धीरे धीरे 1 महीना बीता और रिजल्ट का दिन आ गया। दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं अपना अपना रिजल्ट लेने के लिए। चिंकी जब अपना रिजल्ट देखती है तो वह बहुत ही अच्छे नंबर से पास होती है, मगर चिंटू देखकर उदास हो जाता है क्योंकि वह बड़ी ही मुश्किल से पास हो पाया था। उसके नंबर बहुत कम आए थे, इसलिए पप्पू घर जाना नहीं चाहता था। सुनैना, तुम घर चलो, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ लेना था। जल्दी आना भाई। हाँ सुनैना, मैं अभी आता हूँ, बस तुम चलो। सुनैना घर जाती है और अपना रिजल्ट दिखाती है। सभी बहुत खुश होते हैं और सुनैना को चॉकलेट देते हैं। बेटी, पप्पू कहाँ है? तुम्हारे साथ ही तो गया था ना? भाई तो बोले कि मैं जल्दी से ही आ जाऊंगा और मुझे उन्होंने अपना रिजल्ट भी नहीं दिखाया। लगता है पप्पू के कम नंबर आए हैं, इसलिए वे घर नहीं आया। शाम होने पर भी जब पप्पू घर नहीं आता तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अशोक का तभी कॉल आता है। सभी भागकर अशोक के घर जाते हैं। पप्पू वहीं पर बैठा रो रहा था। पल्लवी उसका रिजल्ट देखती है। बेटा क्या हुआ? अगर नंबर कम आए हैं तो तुम अपनी मेहनत से पास तो हो गए ना। और सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते बेटे, सब में अलग अलग टैलेंट छुपा होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई स्पोर्ट्स में। जैसे तुम ढोलक बहुत अच्छी बजाते हो मगर सुनैना नहीं बजा पाती, तो बेटा ऐसे में उदास नहीं होते, बल्कि मेहनत करके उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं समझ गया मम्मी, अब से मैं पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दूंगा।
चलो अब रोना बंद करो और हमें ढोलक बजा कर दिखाओ। पप्पू रोना बंद करता है और ढोलक बजाकर दिखा देता है। बहुत साल पहले पीलू चिड़िया अपने पति बंटी के साथ एक पेड़ पर खुशी खुशी रहती थी। एक दिन उस पेड़ की जड़ के पास एक सांप रहने लगा। वो वहाँ पर बिल बना के रहता था और जब भी पीलू चिड़िया अपने अंडों को घोंसले में छोड़कर जाती थी तो वो सांप उन अंडों को खा जाता था। इस परेशानी के कारण पीलू अपने पति से कहती है, बंटी जी मैं सांप से बहुत परेशान हो गई हूँ। वो जब देखो हमारे अंडे खा जाता है, तुम कुछ करते क्यों नहीं? पीलू मैं क्या करूँ, वो सांप बहुत ही ताकतवर है, हम उसके सामने मजबूर हैं, हम उसका सामना नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? क्या हम अपने अंडों का उस शिकार होने दे? मैं ऐसा होते नहीं देख सकती हूँ। ऐसे तो फिर हमारे कभी बच्चे हो ही नहीं पाएंगे। तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है अपने बच्चों को खोने का। चलो एक काम करते हैं, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और रहने के लिए चलते हैं। तुम सही कह रही हो, अब यही एक आखिरी रास्ता है जिससे हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे। पीलू और बंटी जंगल से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी कालू कौवा वहाँ पर आता है। पीलू बहन, बंटी भाई, तुम लोग बड़े परेशान लग रहे हो। आखिर कहीं जाने की तैयारी कर रहे हो? क्या हुआ, मुझे अपनी परेशानी बताओ। कालू भैया क्या बताऊं, जिस पेड़ में हम रहते हैं उस पेड़ के नीचे एक सांप आ गया है और वो हमारे अंडों को खा जाता है। हम लोग बहुत परेशान हैं, उसका सामना भी नहीं कर सकते। हम उससे बहुत परेशान हैं, वो बहुत ताकतवर है। पीलू बहन, हर परेशानी का हल भागना नहीं होता है। अगर आप लोग उतने ताकतवर नहीं हैं तो उसे दिमाग से हराने की सोचिए। मैं एक प्लान बताता हूँ, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कालू कौवा पीलू और बंटी को प्लान बताता है। दोनों कालू कौवे का प्लान सुनकर बहुत खुश होते हैं। अगले दिन पीलू चिड़िया रानी के महल में जाती है। वहाँ वो रानी का एक खूबसूरत हार चुराकर भागने लगती है। रानी ये देख लेती है और वो अपने सिपाहियों को आवाज लगाती है, सैनिकों वो देखो, वो चिड़िया मेरा बेशकीमती हार चुरा के लेके जा रही है। वो तुम्हारे राजा ने मुझे तोहफे में दिया था, जाओ उसको तुरंत पकड़ के लाओ। सैनिक भाला लेकर पीलू चिड़िया का पीछा करने लगते हैं। पीलू चिड़िया देखती है कि सैनिक उसके पीछे भाला लेकर आ रहे हैं। वो अपने पेड़ के पास पहुंचती है और उस रानी के बेशकीमती हार को सांप के बिल में डाल देती है। सिपाही भाले के डंडे से हार निकालने की कोशिश करते हैं और उस गड्ढे में डालते हैं। इससे सांप परेशान होकर बाहर आता है। अरे कौन है जो मुझे तंग कर रहा है? कौन है जो मुझे डंडा मार रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं। सांप को देखकर सिपाही सांप पर भाले से हमला करते हैं। सांप वहीं पर मर जाता है। इस तरह पीलू और बंटी अब हंसी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद पीलू को बहुत सुंदर सुंदर बच्चे होते हैं। पीलू बहुत शान से उनका जन्मदिन मनाती है और कालू कौवे को बहुत अच्छा सा केक बनाकर खिलाती है। बहुत समय पहले की बात है। चिंटू नाम का एक खरगोश अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। चिंटू के मम्मी पापा बहुत ही गरीब थे। वो जैसे तैसे चिंटू को पढ़ा रहे थे। चिंटू तीसरी क्लास में पढ़ता था। उसको पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता था। साथ ही उसको रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ भी बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी किसी के पास नई पेंसिल या रबड़ देखता तो उसका मन वैसी ही चीज लेने का करता और वो अपनी मम्मी पापा से वैसे ही पेंसिल लेने की जिद करता। पापा पापा मुझे एक नई पेंसिल लेकर दो ना। राहुल के पास आज मैंने एक हरे रंग की पेंसिल देखी, मुझे भी वैसी ही पेंसिल चाहिए, दिलवाओ ना पापा। बेटे राहुल के पापा का अपना काम है, मैं तो एक छोटा सा क्लर्क हूँ। मैं तुझे रोहन की जैसी महंगी महंगी पेंसिल नहीं दिला सकता। तेरे पास जो है तुझे उसी से काम करना होगा। लेकिन पापा मेरा बहुत मन है। बेटे चिंटू समझा करो, पापा की सैलरी ज्यादा नहीं है। वैसे ही तुम्हारे स्कूल की फीस का समय आ गया है, हमें वो भी तो देनी है। चिंटू समझ जाता है और उसके बाद से कभी जिद नहीं करता। लेकिन उसके मन में अब भी कहीं ना कहीं इस ख्वाहिश थी कि उसको एक दिन रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ जरूर मिलेगी। ऐसे ही एक दिन जब वह स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे कुछ रंग बिरंगी पेंसिल और रबड़ पड़ी दिखाई दी। उन्हें देख चिंटू के चेहरे पर खुशी आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर पेंसिल और रबड़ हैं। ऐसा कहकर उसने सभी को उठा लिया। इनमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पर ये किसकी है? चिंटू ने अपने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था।
इसलिए उसने वो पेंसिल और रबड़ अपने बैग में रख ली और उन्हें लेकर अपने घर आ गया और उनसे अपना होमवर्क करने लगा कि तभी चिंटू की मम्मी उसके पास आई और उसने जब चिंटू के हाथ में वो पेंसिल रबड़ देखी तो उससे पूछा, चिंटू ये पेंसिल रबड़ तुम्हें कहाँ से मिले, किसके हैं ये? मैंने पहले तो तुम्हारे पास ये नहीं देखी। पता नहीं मम्मी किसके हैं, मुझे तो स्कूल से आते समय सड़क पर मिले। जब मैंने आसपास देखा तो वहाँ कोई नहीं था, इसलिए मैंने अपने साथ ले आया। तभी चिंटू के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, हमें ऐसे ही किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए, क्या पता किसी से गिर गए हो। तुम कल स्कूल जाना और प्रिंसिपल को ये दे देना, जिसके भी होंगे वो इन्हें आकर ले जाएगा। चिंटू अगले दिन वो पेंसिल और रबड़ ले जाकर प्रिंसिपल को दे देता है। प्रिंसिपल असेंबली में एक अनाउंसमेंट करवाते हैं कि जिस किसी की भी 3 पेंसिल और 3 रबड़ खोई हो वो आकर ले जाए। वो पेंसिल और रबड़ मिंकू नाम के एक बंदर की थी, इसलिए वो उन्हें लेने प्रिंसिपल ऑफिस आता है। पर उसके मन में अब एक लालच जाग जाता है और वो प्रिंसिपल से कहता है, सर वो पेंसिल और रबड़ मेरी हैं। पर मेरे तो 5 रबड़ और पेंसिल खोई थी, ये तो 3 ही हैं, बाकी की 2 कहाँ हैं? 5 पेंसिल और रबड़, पर चिंटू ने तो मुझे 3 पेंसिल और 3 रबड़ दी। रुको मैं अभी उससे पूछता हूँ। प्रिंसिपल चिंटू को अपने पास बुलवाते हैं और उससे पूछते हैं, चिंटू बाकी की 2 पेंसिल और रबड़ कहाँ हैं? कौन सी 2 पेंसिल और रबड़ सर? मुझे तो जो मिला था मैंने आपको वो दे दिया। झूठ मत बोलो चिंटू, तुमने मेरी 2 पेंसिल और 2 रबड़ छुपा ली है ना? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मिंकू झूठ बोल रहा है? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे तो 3 रबड़ और 3 पेंसिल ही मिली थी, और अगर मुझे चुराना या छुपाना होता तो मैं आने आपके पास लेकर क्यों आता? ये 3 रबड़ और पेंसिल भी अपने पास रख लेता ना सर। प्रिंसिपल सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मिंकू ये तुम्हारी पेंसिल और रबड़ नहीं है, ये किसी और की है, और क्योंकि अभी तक इन्हें लेने कोई नहीं आया, इसलिए मैं चिंटू की ईमानदारी से खुश होकर ये पेंसिल और रबड़ इसको दे रहा हूँ। तुम्हारी 5 पेंसिल रबड़ जब मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रिंसिपल वो पेंसिल रबड़ चिंटू को दे देते हैं, उसको उसकी ईमानदारी का फल मिलता है और वहीं मिंकू को उसके लालच की सजा। एक घने जंगल में एक मंदिर के सामने पीलू भीख मांगा करती थी। भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, आपके बच्चे जीते रहेंगे, आपके घर में खुशियाँ रहेंगी। एक दिन ऐसे ही जब वो मंदिर के बाहर बैठी थी तो वो देखती है कि एक चिड़ा बहुत तेजी से उड़ते हुए आता है और मंदिर के अंदर घुस जाता है। पीलू सोचती है, अरे इस चिड़े के ऊपर लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई है, तभी इतनी हड़बड़ी में मंदिर के अंदर इतनी जल्दी घुस गया। तभी वहाँ का बदमाश कालू पंजे में चाकू दबाए पीलू के पास आता है। ए चिड़िया, तूने यहाँ किसी पक्षी को भागते हुए देखी है क्या? नहीं, मैंने तो किसी भी पक्षी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखी हूँ। देखो मेरे पास ये रुपयों की गड्डी है, अगर तुम मुझे उस पक्षी के बारे में बता दोगी तो मैं तुम्हें ये रुपयों की गड्डी दूंगा। पीलू कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, नहीं कौआ जी, मैंने किसी भी पक्षी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखी हूँ। वो बदमाश कौआ वहाँ से चला जाता है। तब वो पक्षी मंदिर से बाहर निकलता है और पीलू चिड़िया को धन्यवाद अदा करता है। बहन बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा एक दुश्मन है जो मुझे मरवाने के लिए मेरे पीछे एक गुंडा भेजा था, लेकिन तुमने लालच ना कर मेरी जान बचा ली। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को घने जंगल में छुपा कर आ रहा हूँ। अब मैं पुलिस के पास जाऊँगा, तुम प्लीज इस पते पे जाओ मेरी पत्नी और बच्चों के पास, और जब तक मैं ना आऊँ तुम उनकी देखभाल करोगी? पीलू हाँ कहती है। ऐसा कहकर वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। पीलू उस पक्षी के बताए हुए पते पर पहुँच जाती है। मुझे आपके पति ने आपके पास भेजे हैं और आप लोगों का ख्याल रखने के लिए कहे हैं। मेरे पति कहाँ हैं? वो किस हाल में हैं? वो ठीक तो है ना? बहन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति ठीक हैं। वो तुम लोगों के दुश्मन को पकड़ाने के लिए पुलिस के पास गए हैं। बहन मैंने और मेरे बच्चों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं, हम डर के मारे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेके आती हूँ। ऐसा कहकर पीलू उनके लिए खाना लेने जाने लगती है। बहन मैं खाना लेने जा तो रही हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहन ये लो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम ये पैसे रखो और इससे खाना लेकर आओ। इधर वो चिड़ा पुलिस थाने पहुँच चुका होता है और पुलिस को सारी घटना का ब्यौरा देता है। पुलिस चिड़े को एक तस्वीर दिखाता है जिसमें लिखा होता है मोस्ट वांटेड। उसमें उस की तस्वीर होती है। चिड़ा उस तस्वीर को देखकर हाँ कहता है। पुलिस उस बदमाश का पीछा करती है। कुछ देर पुलिस को वो
छकाता है और आखिर में वो थक जाता है। फिर पुलिस पे वो हमला कर देता है। पुलिस भी उस पर हमला करती है। थोड़ी देर की गोलाबारी के बाद आखिरकार पुलिस के हाथों मारा जाता है। इधर पीलू चिड़िया खाना लेकर आती है। 2 दिनों बाद चिड़े की पत्नी और बच्चे खाना खाते हैं और कुछ ही देर में वो चिड़ा उनके पास पहुंच जाता है। पीलू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तुमने मेरे और मेरे परिवार का ख्याल रखा। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बच गया और वे सब गुंडे बदमाश अब खत्म हो चुके हैं। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन अब सारे दुश्मन हट चुके हैं। ठीक है सेठ जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आप सब अपना ख्याल रखिए, मैं वापस जाती हूँ। अरे बहन, तुम वापस जाके क्या भीख मांगोगी? अब तुम भीख नहीं मांगोगी। अब आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए रुपयों से भरा बैग। अब आप अपना कोई व्यापार शुरू कीजिए और खुशी खुशी रहिए। उन पैसों से पीलू चिड़िया अपना छोटा सा कारोबार शुरू करती है। इस तरह पीलू अपनी ईमानदारी की वजह से भिखारन से करोड़पति बन जाती है। हमेशा की तरह बबलू और पीलू चिड़िया बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। पीलू, आखिर कब तक हम लोग इसी तरह बगीचे में मिलते रहेंगे? मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं कल तुम्हें अपने घर माँ से मिलवाने ले जाऊंगा। पर बबलू, मेरी शादी कौन कराएगा? मेरे माता पिता तो हैं नहीं। मैं तो बचपन से अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होंगी? पीलू, तुम इस बात की फिक्र मत करो। मेरी माँ बहुत समझदार हैं। वो मुझे बहुत चाहती हैं। वो जरूर तुम्हें अपनाएंगी। अगले दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। पीलू को देखकर बबलू का भाई उससे पूछता है, भैया ये चिड़िया कौन है? इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? हाँ बेटा, ये चिड़िया कौन है और तू इसे घर में क्यों लाया है? माँ, ये पीलू है। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलवाओ। मैं उनसे तुम्हारी शादी की बात करूँगी। माँ जी, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूँ। मेरा बबलू के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर बबलू की माँ भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, बेटा तू पागल हो गया है क्या, जो इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरी शादी तो किसी ऊंचे खानदान में होगी। बस तुझे हाँ कहने की देरी है। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। थोड़ा सोचो तो सही। इस अनाथ से शादी करके क्या तुम हम लोगों की नाक कटवाओगे? भैया, अगर आपने इससे शादी कर ली तो मेरी शादी में भी परेशानी होगी। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया से छुपकर मंदिर में शादी कर लेता है। बबलू शादी करने के बाद पीलू चिड़िया को अपने घर लेकर आता है। अरे बेटा, तूने ये क्या कर दिया? मेरा घर बर्बाद कर दिया। तुझे ये अनाथ ही मिली थी शादी करने के लिए। तभी बबलू का भाई वहाँ आता है और अपनी माँ को कमरे में लेके जाता है। माँ, अब रोने धोने का क्या फायदा? भैया ने तो शादी कर ही ली है। अब हमें इस मनहूस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का कोई उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो तुम पहले इस पीलू चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देखकर इसे ठिकाने लगा देंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। बबलू की माँ पीलू से बहुत अच्छा बर्ताव करने लगती है। वो एक बार पीलू को अपने पास बुलाती है। पीलू, मैंने तुझे अपनी बहू की तरह स्वीकार कर लिया है। मुझे तू माफ कर दे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की बात सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। काफी समय बाद पीलू चिड़िया गर्भवती हो जाती है। पीलू चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती है। वो सोचती है कि जब शाम में बबलू आएगा तो सबसे पहले वो उसी को ये खुशखबरी देगी। बबलू शाम में घर लौटता है तो पीलू चिड़िया उसे ये खुशखबरी देती है। बबलू बहुत खुश होता है। अगले दिन बबलू अपने किसी काम से जंगल से बाहर चला जाता है। उसकी गैर हाजिरी में उसका भाई माँ से कहता है, माँ, भैया बाहर हैं। इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का मौका इससे अच्छा हमें नहीं मिलेगा। उन दोनों की बातें पीलू चिड़िया सुन लेती है और रात में जब माँ बेटा सो जाते हैं तो पीलू चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है।
जब बबलू कबूतर घर वापस आता है, देखा बेटा, मैं कहती थी ना किसी अनाथ लड़की से शादी मत कर, देख वो कैसे घर से भाग गई है। एक दिन बबलू कबूतर नदी किनारे बैठा रहता है। वो बहुत दुखी होता है। उड़कर वो उस बगीचे में जाता है जहाँ वो पीलू चिड़िया से मिला करता था। तभी पीलू चिड़िया वहाँ पहुँचती है और बबलू को सारी बात बताती है। बबलू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो घर जाकर अपनी माँ से और अपने भाई से ये सवाल करता है कि उसकी पत्नी जब गर्भवती थी तो क्या वे उसे मारना चाहते थे। ये सुनकर बबलू की माँ और उसका भाई शर्मिंदा हो जाते हैं। बबलू समझ जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ अलग से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद उनको एक बहुत प्यारी सी बच्ची होती है। वो लोग अब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। भोरपुर में पीलू चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उनके एक छोटा बच्चा भी था। दही जमाने में बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी थी। उसका बनाया हुआ दही दूर दूर से पक्षी आकर खरीदते थे और उसके पति का एक डेयरी फार्म था जिसके दूध से पीलू चिड़िया दही जमाया करती थी। पीलू चिड़िया की कामयाबी से कालू कौवा बहुत चिढ़ता था और वो कुछ न कुछ मौका ढूंढता रहता था जिससे उसका धंधा खराब हो सके, लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। काम धंधा बढ़ता देखकर पीलू चिड़िया का पति 2-4 गाय और भैंस और खरीद ले आया। एक बार हरिया तोता उसकी दुकान पर आता है। पीलू बिटिया, तुमने दही का व्यापार करके बहुत अच्छा किया है। ये कालू कौवा जो दही जमाता था वह बहुत ही बकवास होता था, कड़वा होता था। तुम्हारा दही तो लाजवाब मीठा होता है। चलो अब आधा किलो पैक कर दो मेरे लिए। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश होती है। हरिया काका, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं आपको मलाईदार दही देती हूँ। कालू कौवा पीलू चिड़िया की सफलता को देखकर एक बार फिर चिढ़ जाता है। एक बार कड़क सेठ पीलू की दुकान पर आता है। सब लोग कड़क सेठ को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। कड़क सेठ वहाँ का जमींदार था। पीलू जी, हमने सुना है आपका बनाया हुआ दही बहुत स्वादिष्ट होता है, उसकी लस्सी लाजवाब बनती है। जी मालिक, आपने बहुत सही सुना है। मैं बहुत होशियारी से दही जमाती हूँ, बहुत सावधानी से इसका रख रखाव करती हूँ, इसलिए इस दही का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा ऐसा है तो थोड़ा दही हमें चखाओ। क्यों नहीं, ये लीजिए, ये दही चख के देखिए। कड़क जब पीलू के जमाए हुए दही को चखता है तो वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और जमींदार की चाटुकारिता करने लगता है। अरे मालिक, आप यहाँ एक बार मेरे जमाए हुए दही को भी चख लीजिए। कड़क जब कालू कौवे के जमाए हुए दही को चखता है, अरे इतना कड़वा दही, तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। इससे डरकर कालू कौवा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कड़क पीलू की ओर देखकर कहता है, पीलू जी, हमारे घर में त्योहार है, आप हमें 50 पैकेट दही दीजिएगा। याद रखिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान बंद करवा देंगे। नहीं मालिक, आपको टॉप क्वालिटी का दही मिलेगा। पीलू चिड़िया खुशी खुशी घर आती है और अपने पति के साथ वो कड़क जी के लिए दही जमाती है। फिर कुछ काम आने के कारण दोनों घर से बाहर जाते हैं। कालू कौवा मौके की तलाश में उनके घर के बाहर ही था। जैसे ही वो देखता है कि दोनों घर से बाहर गए हैं, वो उनके घर में चुपचाप खिड़की से घुस जाता है। उसके हाथ में 2 नींबू होते हैं। हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। मैं इनको कड़क की नजर में गिरा दूंगा और फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर देखता हूँ इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा कहकर वो नींबू को दही में निचोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब पीलू और उसका पति घर लौटते हैं तो वो अपने बच्चे को चखने के लिए दही देते हैं। तू मम्मी पापा, ये दही तो बहुत कड़वा है। आप लोग कब से ऐसा कड़वा दही जमाने लगे? ये सुनकर पीलू और उसका पति घबरा जाते हैं। पीलू सोचती है, हे भगवान, अब कड़क जी तो हमारी दुकान बंद करवा देंगे। ये दही तो पूरी तरह से खराब हो गया है। लेकिन ये दही खराब कैसे हुआ? हम तो इतनी सावधानी से जमा रहे थे, ये तो मीठा होना चाहिए था। अब जो भी हुआ, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। ऐसा कहकर वो एक
दही के बर्तन को अपने खेत में लेके जाती है और वहाँ पर मिट्टी में डाल देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान आप ही हमारी लाज बचाइए। अगले दिन पीलू जब खेत में जाती है तो खेत से बहुत सारे दही के पैकेट निकल आते हैं। ये देखकर वो और उसका पति हैरान रह जाते हैं और खुश भी होते हैं। उन दही के पैकेट्स को वो दोनों पति पत्नी तोड़ते हैं और कड़क को दे आते हैं। कड़क के घर में त्योहार चलता रहता है। दोनों पति पत्नी घबराए हुए होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। जैसे ही कड़क और उसके घर परिवार वाले दही चखते हैं तो वो पीलू और उसके पति को बहुत शाबाशी देते हैं और तारीफ करते हैं। अरे ऐसा मीठा दही तो लाजवाब है, हमने तो ऐसा दही कभी नहीं खाया। पीलू अपने पति को देखकर मुस्कुराती है। इस तरह से कालू कौवे का प्लान फेल हो जाता है और आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ता है। बेलापुर में पीलू चिड़िया अपनी सहेली के साथ फूल बेचने निकली। फूल ले लो फूल, रंग बिरंगे फूल, ताजे ताजे फूल। तभी वहाँ पर नट्टू काका आया। नट्टू काका हमसे फूल ले लो। इस पर नट्टू काका कहता है, नहीं नहीं मुझे तेरे फूल नहीं चाहिए, ऐसे कई फूल मेरे घर में पड़े हैं। ये सुनकर पीलू चिड़िया उदास हो जाती है और रोने लगती है। काका एक फूल ले लो ना, सुबह से मेरे एक भी फूल नहीं बिके हैं, मैं आपको सस्ते में फूल दे दूंगी। अरे तेरे फूल सस्ते हो या महंगे, जब मुझे तुझसे फूल खरीदने ही नहीं है तो मैं क्यों लूं? चल जा यहाँ से, कहीं और बेच अपने फूल। काका मैं और मेरी सहेली सुबह से निकले हैं, हमारा एक भी फूल नहीं बिका तो हमारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। काका कहता है, अरे तेरा फूल नहीं बिक रहा है तो मैं क्या करूँ? तूने सुबह से कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूँ? तेरी सहेली कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूं? ये तुम लोगों के बहाने होते हैं जिससे तुम हम लोगों से पैसे निकलवा सको। चलो अब तुम दोनों तुरंत यहाँ से भागो। इस तरह से खरी खोटी सुनकर पीलू और उसकी सहेली दूसरे जंगल में फूल बेचने चली जाती हैं। पीलू अपनी सहेली से कहती है, देखो वो कालू भैया आ रहे हैं, मैं उनके पास जाके फूल बेचती हूँ। पीलू उड़कर कालू के पास जाती है। कालू भैया ये फूल ले लो, ये कितने सुंदर हैं, इन्हें आप हम गरीब से खरीद लो ना, मैं आपको बिल्कुल सस्ते दामों में दूंगी। बाजार में इससे सस्ता फूल नहीं मिलेगा। अरे तेरे फूल मुझे नहीं चाहिए, चल हट मेरे रास्ते से, जा किसी और को फूल बेचना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कालू बिना फूल खरीदे वहाँ से चला जाता है। कालू के जाने पर पीलू बहुत उदास हो जाती है और फिर से रोने लगती है। सुबह से एक भी फूल अभी तक नहीं बिका, फूल नहीं बिकेंगे तो मेरी बीमार माँ की दवाई कैसे आएगी? इस तरह से पीलू चिड़िया रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ पीलू चिड़िया को रोते हुए देखकर उससे पूछती है, पीलू चिड़िया की माँ, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? माँ सुबह से शाम हो गई लेकिन फिर भी एक भी फूल नहीं बिका, तुम्हारी दवाइयाँ कैसे आएंगी? इस पर पीलू चिड़िया की माँ उससे कहती है, बेटी तू चिंता मत कर, ऊपर वाला हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा, हम गरीबों को वो ऐसे ही मुसीबत में नहीं छोड़ता। अगले दिन पीलू चिड़िया उसकी माँ के साथ नदी के पार एक बंगले में फूल बेचने जाते हैं। पीलू चिड़िया बंगले के बास से कहती है, पीलू चिड़िया, अंकल मेरे ये फूल खरीद लीजिए ना, आप जब ये फूल खरीदेंगे तो मेरी माँ की इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी पीलू चिड़िया की माँ बेहोश होके गिर जाती है। बास उससे पूछता है, अरे ये क्या हुआ? पीलू चिड़िया कहती है, अंकल सुबह से मेरी माँ ने कुछ नहीं खाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए ये बेहोश हो गई हैं। क्योंकि हमारे फूल नहीं बिके हैं इसलिए मेरे पास माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। वो बाज पीलू चिड़िया पे दया करता है और अपने पास से 1000 रुपए का नोट निकालकर पीलू चिड़िया को देता है। इस पर पीलू कहती है, नहीं अंकल, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम मेहनत करके खाते हैं, आप मुझसे ये फूल खरीद लीजिए, उसके बदले में आप मुझे पैसे दीजिएगा। बाज पीलू चिड़िया के सारे फूल खरीद लेता है और पीलू चिड़िया की ईमानदारी देखकर पीलू और उसकी माँ को अपने घर में जगह देता है। इस तरह से पीलू चिड़िया की ईमानदारी उसके और उसकी माँ के काम आती है।
एक गांव में रिंकू खरगोश रहता था। तोता उसका बहुत अच्छा दोस्त था। रिंकू बहुत सीधा साधा था। वो किसी की बात में आ जाता था, लेकिन तोता हमेशा ख्याल रखता था कि उसके दोस्त के साथ कोई चालाकी नहीं करे, क्योंकि रिंकू के पीछे शेरा और भल्लू लगे रहते थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो लोग रिंकू का फायदा उठा ले। एक दिन रिंकू अकेला गाँव में घूम रहा था। रिंकू कैसे हो? मैं ठीक हूँ भल्लू जी। मैं ना जंगल की दूसरी तरफ जा रहा था, अब तुम दिख गए। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें ताजी ताजी गाजर दूंगा। अरे वाह, ताजी गाजर, वो तो खाने में बहुत मजा आएगा। चलो भल्लू भाई। और इस तरह से भल्लू की चाल में रिंकू फंस गया था। अब हर दिन भल्लू उसे मिलता था और उसको गाजर खिलाता था। एक दिन तोता दोनों को देख लेता है और रिंकू से आकर कहता है, रिंकू, भल्लू बहुत चालाक है, तुम उसकी बातों में मत आना। नहीं तोता, भल्लू विश्वास के लायक है। वो मुझे ताजा गाजर देता है, तुम चिंता मत करो। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन सावधान रहना। और ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और भल्लू वहाँ पर आ जाता है। रिंकू, क्या कर रहे हो? चलो आज तुम्हें मैं एक खेत में लेकर जाता हूँ। वहाँ पर बहुत सारी लाल लाल गाजर उगी है। आज तो तुम्हारी पार्टी हो जाएगी। ये सुनकर रिंकू लालच में आ जाता है और भल्लू के साथ गाजर के खेत में चला जाता है। रिंकू गाजर खाने लगता है। तभी उस खेत के किसान को पता चल जाता है और वो वहाँ पर एक जाल लेकर जाता है। भल्लू एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन रिंकू किसान के जाल में फंस जाता है। भल्लू भैया, बचाओ बचाओ मुझे। लेकिन भल्लू उसे बचाने नहीं आता है। लेकिन रिंकू की चीख पुकार सुनकर तोता तेजी से तुरंत उस दिशा में उड़कर आ जाता है। अपने दोस्त को जाल में फंसा देखकर वो चौंक जाता है और बिना समय गवाए तोता जाल को काटने लगता है। किसान ये देख लेता है और अपनी लाठी निकालकर तोते की तरफ फेंक देता है, लेकिन तोता उड़कर बच जाता है और वो लाठी पेड़ के पीछे छुपे हुए भल्लू के सिर पर पड़ती है और भल्लू बेहोश हो जाता है। तोता जाल काटने में कामयाब हो जाता है और अपने दोस्त के साथ भाग जाता है। मुझे माफ कर दो तोता भाई, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना और एक धोखेबाज से अपने लालच में आकर दोस्ती कर ली। रिंकू तुम्हारी जान पर बनाई थी, इसलिए अच्छे लोगों के संगत होना बहुत जरूरी है। रिंकू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अब से कभी भी किसी बुरी संगत में नहीं पड़ता था। हमेशा संभल कर रहता था और दोस्ती करने में जल्दबाजी नहीं करता था।